तो इस तरीके से ये अशिक्षित लोग कुछ कहेंगे नहीं एजुकेशन की कमी है। अरे भाई मैं लोगों को ये चुनौती देता हूं, मेरे से पैसे ले जाओ। एक ये रेड कॉरिडोर में छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा के पास एक स्कूल खोल के दिखा दो, एक स्कूल चला के दिखा दो। मैंने ये कई बार ये चीज दोहराई है कि मैं जब माओइज्म पे काम कर रहा था तो मैं सुकमा के कलेक्टर से मिला। तो सुकमा के कलेक्टर ने मुझे कहा कि मैंने कहा आपको कोई फंड्स की कमी तो नहीं है। और पूरे रेड कॉरिडोर में मैं जिस डीजी पुलिस से मिला, जिस भी मैं चीफ सेक्रेटरी से मिला, जिस भी मैं एसपी से मिला, डीसी से मिला, किसी ने मुझे फंड्स की कमी के बारे में ऐसा, उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। तो आप सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो सुकमा के कलेक्टर ने मेरे को कहा कि देखिए सिंह साहब, ऐसा है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मेरे पास ढेर सारा पैसा है, लेकिन जब हमारे लोग अंदर जाते हैं पोल्स गाड़ने और वो बिजली ले जाने के लिए, तो उन्होंने एक बड़ा नायाब तरीका ढूंढ निकाला है माओवादियों ने ये पोल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो चारों तरफ जंगल की लकड़ी स्टैक कर देते हैं पोल्स के और आग लगा देते हैं उसमें, फिर वो मुड़ जाता है वो पोल्स। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं चाहते कि वहाँ डेवलपमेंट पहुँचे, ये नहीं चाहते कि लोग टेलीविज़न देखें, ये नहीं चाहते कि ये इनको दुनियादारी के बारे में मालूम हो। तो इन शक्तियों के गिरफ्त में आज नेपाल है, इन शक्तियों के गिरफ्त में। आपने इन लोगों को पावर में दिया और आज आपको आश्चर्य हो रहा है कि ये कदम उन्होंने क्यों उठाया। साहब, ये नेपाल नहीं बोल रहा था, ये जो भी इन्होंने कार्रवाई की ये नेपाल नहीं बोल रहा था, बोल रहा है ये चाइना बोल रहा है। जो मैं फिर से कह रहा हूं कि जो कम्युनिस्ट अपने ही आर्मी के खिलाफ हों वो किसके हो सकते हैं? इनसे पूछिए कि नेपाल का ये कम्युनिस्टों से जो है नेपाल के, कि नेपाल बनाया कौन? उनसे ये सवाल पूछिए कि आज जो तुम ये नेपाल और सॉवरेनिटी कर रहे हो, ये नेपाल बनाया कौन? दिस वेरी एंटिटी कॉल्ड नेपाल, ये मोनार्की ने बनाया। 200 साल पहले पृथ्वी नारायण शाह, वो यहाँ ये इधर गुरखा का रूलर था, वो जिससे वर्ड गुरखा आया है, जिससे ये आपका ये बाबा गोरखनाथ भी, जिसका वो यूपी के चीफ मिनिस्टर से ये है बाबा गोरखनाथ का जो मंदिर है, ये शब्द गोरखा से आया। और अगर ये शाह डायनेस्टी का आप देख लें तो ये लोग भी हिंदुस्तान से गए थे। उसके बाद इन्होंने इस पूरे इलाके में ये काठमांडू टू वेस्ट, इसको चौबीसी बोलते थे, 24 प्रिंसिपैलिटीज थे, और ईस्ट में 50 से ज्यादा प्रिंसिपैलिटीज थे। ये पूरा जो तराई का रीजन जो है, ये पूरा तराई, इसको मलेरियल बेल्ट बोला जाता था। थिक जंगल, थिक फॉरेस्ट, ठीक है ना। काठमांडू में 3 किंगडम थे, काठमांडू के अंदर ही 3 किंगडम थे, और कई साल लग गए, 10 साल से ऊपर लग गए वहां पृथ्वी नारायण शाह को इन तीनों किंगडम्स काठमांडू में सबड्यू करने के लिए। उन्होंने फिर ये पूरा इलाका जो आज आप शेप दे रहे हैं, और ये विवाद जो खड़ा कर रहे हैं ये वेस्टर्न नेपाल का, ये पृथ्वी नारायण शाह की ये देन है।
अगर पृथ्वी नारायण शाह नहीं होते तो नेपाल भी नहीं होता। तो ये इतिहास, ये कम्युनिस्टों के, ये क्या उनके क्षमता में है? हाँ, एक काम ये कम्युनिस्ट कर सकते हैं जो कर दिया इन्होंने, कि ये पृथ्वी नारायण शाह की पूरी बनाई हुई नेपाल को इन्होंने चाइना के हाथ में गिरवी रख दिया है। ये यही काम कर सकते हैं बस। सिंह साहब, मैंने अपने प्रश्न में ये पूछा था कि इस समस्या का बुनियादी आकलन क्या है? जी हाँ, मैं उस पे आने ही वाला था। इसको यूं समझ लें, मैं और आपके दर्शकों को मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, बहुत टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। देखिए, ये पूरा हमारे 1800 किलोमीटर की बाउंड्री है नेपाल के साथ, और ये बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री, ये एक तरह से कहिए तो इसको आप अनगार्डेड बाउंड्री कह सकते हैं। ये एक फ्री मूवमेंट है दोनों देशों के बीच में इस बाउंड्री का। यूं कहें कि एक ओपन बाउंड्री है, और ऐसा रहना भी चाहिए। मुझे याद है जब ये एसएसबी को भी जब लगा रहे थे ये इस बाउंड्री के ऊपर में कई जगहों पे, हमारे बिहार और यूपी के इलाकों में, तो मैंने इसकी भी मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था कि देखिए, आप ये इसको मतलब कोई संदेश मत भेजिए, मैसेज मत दीजिए कि सॉफ्ट मिलिटराइजेशन का मतलब जो सॉफ्ट मिलिटराइजेशन जैसा लगे, ऐसा कोई काम मत कीजिए। ये दो सब ऐसे भी घर हैं जिनका दालान जो है वो नेपाल में है और बाकी उनका घर इधर है, भारत में है। कई ऐसे जगह हैं, कुछ नदियां हैं जो कि अपना वो कोर्स बदलते रहती हैं, आप समझ रहे हैं, तो उस पर भी है। तो हमने कहा था कि इसको जैसा है इसको रहने दीजिए, इसको एक सॉवरेन देश है, लेकिन एक आप बाउंड्री है उसको ओपन रखिए। अब हुआ क्या है कि सबसे ताजुब की बात यही है कि ये जो ओपन बाउंड्री की जो हम जब बात करते हैं, तो अगर ओपन बाउंड्री है तो ये जो पूरा एरिया जो विवाद का एरिया है ये वाला है, वेस्टर्न बाउंड्री पे ये वाला, ये इस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, इस एरिया की। तो इस एरिया में विवाद क्यों और विवाद कैसा? मैं इस एरिया में गया हूं और मैं आपको बता दूं कि ये काली नदी है यहाँ पे। कहां से सर, एक बार फिर बताएं। ये वेस्टर्न बाउंड्री के ऊपर में इस जगह पे काली नदी बहती है, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। ये काली नदी है वहां पे। तो काली नदी के इस तरफ, दूसरी तरफ नेपाल है, इस तरफ नेपाल है और इस तरफ इंडिया है। ये बाउंड्री है दोनों के बीच में। अब है क्या कि ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया, यहाँ पूरे एरिया जो है नेपाल में, उसकी इकॉनमी जो है वो हिंदुस्तान सस्टेन करती है। इस काली नदी पे आगे चले जाएं तो एक पुल है, ठीक है, एक यहाँ पे पुल है, और वो पुल से आप चले जाइए तो वो जो धारचूला है नेपाल में, उसका जो पूरा मार्केट है वहाँ पे हिंदुस्तानी है, वहाँ पर खरीदने वाले भी हिंदुस्तानी हैं। उस पुल के जरिए लोग हिंदुस्तान में काम करने आते हैं। और ये पूरा जो इलाका है, बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। ये मैं इस इलाके की, मैं ये जस्ट काली नदी के बाद से नेपाल में बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे हैबिटेशन ज़्यादा नहीं है उन पहाड़ियों के ऊपर में। तो इस पूरे इलाके में
हिंदुस्तान की जो मतलब जो इकोनॉमी जो है वहाँ की, वो हिंदुस्तान सस्टेन करती है। अगर नेपाल से लाया हुआ मान लीजिए चावल और हिंदुस्तान से जो चावल वहाँ ये होता है, दोनों का आप देखिए 10 टाइम्स 10 गुना फर्क है। तो हमने कभी इस तरह का हमने कभी सोचा ही नहीं, आज भी नहीं सोचते हैं, आज भी नहीं सोचते हैं। और ये हमारे लिए कोई बहुत अहंकार की बात नहीं है कि हम नेपाल के में हम अपने नेपाली भाइयों को हम ये सुविधाएं पहुंचा रहे हो, हमारे भाई हैं, इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है। आज हिंदुस्तान में मिनिमम मैं आपको कह रहा हूं कि कम से कम 1 करोड़, मिनिमम 1 करोड़ नेपाली हिंदुस्तान में है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और मैं आप भी इसी हिंदुस्तान के हैं, आपने कभी उस तरह की भावना देखी जो ये केपी ओली और ये माओवादी दिखा रहे हिंदुस्तान की तरफ? क्योंकि इन्होंने ना ये दामाद बन गए, बाकी लोग दामाद नहीं बने शी जिनपिंग के, तो उनके ये दामाद बन गए ये लोग।